जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पीईटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन एग्रीकल्चर, भारत में कृषि। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और मैं उसे बहुत ही सरल शब्दों में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और इससे एक से जो दो प्रश्न आएंगे निश्चित तौर पर आपके सही हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसे कहा जाता है कृषि, हिंदी में भारत में कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ की लगभग 90% आबादी कृषि पे डिपेंड थी और जीडीपी में हमारे कृषि का जो योगदान था वो लगभग कितना था, 52% था। कहने का मतलब है कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हम लोगों के पास आय का स्रोत एकमात्र कृषि ही था, जिसमें भारतीयों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा था। वर्तमान समय में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, लेकिन जीडीपी में योगदान वर्तमान समय में देखेंगे तो मात्र 19.9% रह गया है, जो कि आज़ादी के समय कितना था, 52% था। इसका बात करें हम लोग पिछले दशक में देखते हैं, पिछले सालों में देखते हैं तो 2019-20 में कृषि का योगदान जो जीडीपी में था 17.8% था। जीडीपी कहने का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र का योगदान। मतलब क्षेत्र कितने होते हैं, आइए आगे हम आपको समझाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वर्तमान समय में कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका गठन 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय आय से संबंधित तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कृषि का आकलन करते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग उद्योग का आकलन करते हैं और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग सेवा क्षेत्र का आकलन करते हैं। भारत की जीडीपी में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो लाल कलर से बनाया गया है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो कितना है, वो वर्तमान समय में 55%, और उद्योगों का जो स्थान है वो देखिए 26%, और जो कृषि का योगदान है जीडीपी में वो कितना है, 19%। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में वो किसका है, सेवा क्षेत्र का है, और जो सबसे कम योगदान है तो वो किसका है, कृषि का है। लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा आबादी किस में संलग्न है, कृषि में संलग्न है। भारत एक विकासशील देश है। अगर धीरे धीरे ये लोग कृषि क्षेत्र से निकल करके टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में लगते चले जाएंगे तो भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ती चली जाएगी और भारत का राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, जिससे भारत जो है विकासशील देश से विकसित देश की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत में कृषि है वो 55% जो कृषि है वो मानसून पर डिपेंड करती है, और जो 45% कृषि है वो सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। अर्थात अगर मानसून सही समय से नहीं आता है तो हमारा 55% कृषि क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, और 45% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि सिंचाई की व्यवस्था है, मानसून समय से आए ना आए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो 55% क्षेत्र है यहाँ पे कभी कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी कभी कम बरसात हो जाती है, और यही कारण है कि यहाँ की कृषि जो बर्बाद हो जाती है। तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मतलब जुए में या तो जीत होगी या तो हार होगी। मतलब 55% जो कृषि है वो रिस्क पर डिपेंड करती है भारत की। आगे देखते हैं। जो भारतीय किसान है जो अपनी खेती करता है, देखिए 65%, लगभग 60 से 65% जो किसान है वो खाद्यान्न फसलें उगाता है। कहने का मतलब है कि जो भारतीय किसान है वो वाणिज्यिक फसलें कम उगा रहे हैं, उनको लाभ कम से कम चाहिए, वो पहले जिंदा रहना चाहते हैं, अपनी साल भर की आजीविका को उगाना चाहते हैं। देखिए 60 से 65% किसान ऐसे हैं जो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के चक्कर में परेशान हैं। 30 से 35 से 40% किसान ऐसे हैं जो वाणिज्यिक फसलें उगाते हैं, जैसे
कपास हो गया, जूट हो गया, जिससे कि लाभ हो, लाभ के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से खेती की जाए। मतलब कि भारत के 65% किसान ऐसे हैं जिन्हें आज भी ऐसा डर बना रहता है कि उनके लिए साल भर का भोजन उनके पास उपलब्ध हो पाएगा या नहीं उपलब्ध हो पाएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत में जो कुल क्षेत्रफल है भारत का, उसमें से देखिए 51% जो भूमि है वो कृषि योग्य है, 51% भूमि पे क्या है, वन है, 24% भूमि क्या है, बंजर है, और 4% भूमि पे क्या किया जा रहा है, चारागाह है, जो पशुएं चरते हैं। देखिए 51% भूमि पे क्या हो रहा है, किसानी मतलब खेती हो रही है। जो 21% वन है, जो वन है हम लोगों के, फॉरेस्ट है मतलब जंगल है, वो कितने प्रतिशत भाग पे है, 21%। 24% भाग हम लोगों का क्या है, बंजर है, और 4% जो भाग है हम लोगों का वो क्या है, चारागाह है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इससे 1 से 2 प्रश्न पक्का आने का चांस है। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र, कहने का मतलब है कि भारत में हर एक पौधा अलग अलग मौसम में पैदा होता है। गेहूं का अलग मौसम में पैदावार का, धान के पैदावार के मौसम को कहा जाए तो वो अलग है। उसी तरह से हर एक जो पौधा है वो अलग अलग मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ से, हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः सर्दी की ऋतु में इसे हम लोग उगाते हैं। धान एक उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी के दिनों में, गर्मी और मानसून आते हुए मानसून के समय में इसकी खेती होती है। अतः कहा जा सकता है कि जो पौधे हैं वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जलवायु क्षेत्रों पे। मतलब किस जलवायु में कैसा पौधा डिपेंड करता है कि पैदा होगा, उस आधार पे जलवायु के आधार पे योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। ये पेपर में कई बार पूछ चुका है कि भारत की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 15। देखिए 15 क्षेत्रों का नाम लिखा गया है। ये पेपर में पूछा तो नहीं जाता है, आप इसे अपनी अधिकतम जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, निचला गांगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र। इसे आप पढ़ लीजिएगा, इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। आपकी अधिकतम जानकारी के लिए इसे नोट्स में समाहित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि के समक्ष आने वाली कुछ समस्याएं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एकदम बोरिंग होके मत पढ़िएगा, 10-10 मिनट करके पढ़िए और अपने दिमाग को रिलैक्स करिए। इससे क्वेश्चन पक्का है आएगा। आप हमारे ऊपर बिलीव रखिए और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये भी हमारे बात को बिलीव करिए, क्योंकि टीचर पे अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो उसका लाभ कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय कृषि के समक्ष आने वाली कुछ समस्याएं जो हैं उसमें देखिए क्या है। सबसे पहली समस्या, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। हमने बताया था आप लोगों को, जो हम लोगों की 55% क्षेत्र कृषि है वो किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। तो 55% जो भूमि ऐसी है, अगर मानसून सही समय से ना हुआ तो वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अतः यही कारण है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया। कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। अधिकतर किसान, भारतीय किसान जो हैं, अपने माता पिता दादा दादी से जो तरीके सीखे थे उसी का आज भी पालन कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो पैदावार है वो बढ़ नहीं रही है। वही पुरानी तकनीक, वही पुराने जोत का तरीका, जिस कारण से आज भी वो लोग अशिक्षित हैं और परंपरावादी होने के कारण वही खेती कर रहे हैं और उनका पैदावार आज भी बढ़ नहीं रहा है। कृषि जोतों के आकार का छोटा होना। भारत में पहले संयुक्त परिवार होता था, खेत आपस में एक साथ होते थे, लेकिन वर्तमान समय में लोग अलग होते जा रहे हैं, जिस वजह से खेत छोटे होते जा रहे हैं। भारत के 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन रह गई है। मतलब भारत के 66% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती है। तो अच्छा एक बात बताइए, खेत एकदम कम से कम है तो पहले वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे कि ऐसा उत्पादन करेंगे कि वो उसको बेच सके, उससे लाभ कमा सके। सबसे पहले मस्ट होता है कि अपने लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। बीज की निम्न गुणवत्ता। आज भी हम लोगों के ज़्यादातर कृषि में उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता, जिस वजह से आज भी हम लोगों के पैदावार नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं। भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होना।
अगर अकस्मात आलू की खेती करते हैं और ज़्यादा मात्रा में आलू हो जाते हैं तो आप लोग देखते हैं आलू को रखने के लिए बहुत टिटिम्मा का झेलना पड़ जाता है किसानों को। और ज़्यादातर आलू अगर घर में रख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हम लोगों के यहाँ राइस मिल, आलू मिल, प्याज को रखने की व्यवस्था, पर्याप्त सुविधाओं का सर्वथा क्या है, अभाव है भारत देश में। ये हमारे कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इससे क्वेश्चन तो आना एकदम फिक्स है। देखते हैं, जैसे ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर महीने में होती है और कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल महीने में होती है। रबी की फसलें शीत ऋतु की फसल है। इसमें जो प्रमुख फसल है गेहूँ है, जौ है, सरसों है, चना है, मटर है और आलू है। अगर उसी तरह से हम लोग देखें कि जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल, खरीफ को याद रखिएगा, खजाना, ख से खरीफ, ज से जून, न से नवंबर। मतलब देखिए खरीफ की फसल का बुआई होता है जून में, कटाई होती है नवंबर में। इसकी प्रमुख फसल जो है वह धान है, बाजरा है, कपास है, जूट है, गन्ना है, मक्का है और उड़द है। आगे देखते हैं जायद की फसल। जो जायद की फसल है ये गर्मी के दिनों में बोई जाती है और इस फसलों को खाने से हमारे शरीर में पानी की कमी क्या होती है, पूरी होती है। इसकी बुआई मार्च महीने में होती है और कटाई कब होती है, जून महीने में होती है। उसमें ज़्यादातर जो खेती होती है वो तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरे की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग कृषि के प्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, यूपी SSC बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग फसल चक्र किसे कहते हैं। भूमि के किसी भाग में योजनाबद्ध तरीके से बदल कर खेती करना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने पहली खेती ज़्यादा पानी वाला कर लिया है तो दूसरी खेती को ऐसा करिए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी तो धीरे धीरे आपका पैदावार घटने लगेगा। दूसरा देखते हैं अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि किसान किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, साइन कर लेता है कि मैं आपकी आलू को 10 रुपये किलो खरीदूँगा, और जब वो खेती करता है, जब आलू का पैदावार होता है और आलू का दाम घट के 2 रुपये हो जाता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्टर 10 रुपये किलो ही आलू खरीदेगा। लेकिन अगर दाम बढ़ के 20 रुपये हो जाएगा तो भी किसान कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है कि उस आलू को कितने रुपये किलो बेचेगा, 10 रुपये ही किलो बेचेगा। इसी को कहते हैं अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किसानों के ज़मीन का उपयोग और फसल की पूर्व निर्धारित कीमत अपने अनुसार खेती के लिए करता है। आगे देखते हैं कार्बनिक कृषि। ऐसी कृषि जिसमें केवल पूर्णतः 100% गोबर से संबंधित खादों का प्रयोग किया जाए, अन्य खादों का प्रयोग न किया जाए। मतलब कहने का मतलब है जैविक खाद का ही पूरी तरह से प्रयोग किया जाए। ऐसा भारत में एकमात्र राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। वहाँ पे कार्बनिक कृषि को पूरी तरह से 100% कर दिया गया है। आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती बहुत ही पहले प्रचलन में थी, या इस झूम खेती को हम आपको समझा देते हैं, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे कि पेड़ों को काट करके वहाँ पे खेती किया जाए, जब वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाए तो फिर हम लोग आगे के स्थानों पे पेड़ों को काटें और खेती को आरंभ करें। इसे स्थानांतरित खेती भी करते हैं। वनों को काट के वहाँ पे ज़मीन को पे खेती करना, फिर जब वहाँ पे ज़मीन में उर्वरता कम हो जाए तो फिर आगे बढ़ जाना। इसी को कहते हैं झूम खेती या स्थानांतरित कृषि। आगे देखते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। ये सीढ़ीदार खेत पर्वतीय इलाकों में ऐसी खेती की जाती है, ढलवा भूमि पे ऐसी खेती की जाती है। इसमें किसान जो होते हैं सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत बनाकर कृषि करते हैं। ऐसे वो अपने आप को मृदा अपरदन, बारिश से बहने वाली मिट्टियों को रोकने में सहायता प्राप्त करते हैं। ऐसे इलाकों में ज़्यादातर चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, ये सब ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ। आप लोग जान ही रहे होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति को मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एक वर्ल्ड लेवल पे और एक इंडिया लेवल पे। मतलब कहने का मतलब है हरित क्रांति कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक प्रमुख नीति है। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। सबसे पहले 1965 ईस्वी में USA और मैक्सिको ने हरित क्रांति को अपनाया था और
विश्व लेवल पे जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे? नॉर्मन डी बोरलॉग। और नॉर्मन डी बोरलॉग को हरित क्रांति लाने के ही लिए शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। बात की जाए भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत ने हरित क्रांति को 1966-67 में अपनाया था। हरित क्रांति से जो सबसे प्रभावित फसल थी भारत में वो थी गेहूं और चावल। हरित क्रांति लाने से भारत में जो कृषि पे जो प्रभाव पड़ा था वो चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया था और गेहूं का उत्पादन कितने गुना बढ़ गया था? 5 गुना। आगे देखते हैं विभिन्न क्रांतियों और उससे संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्न। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, इसी से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का उत्पादन मसाला से है। सुनहरी क्रांति का उत्पादन फसल उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है। बात की जाए गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अतः इसी को एक साथ कह दिया जाए, सभी क्रांतियों को एक साथ मिलाकर जो पढ़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत की जो सबसे प्रमुख खाद्य फसल है उसका नाम है चावल। भारत में पूरे विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन होता है। भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, लेकिन विश्व में चावल के उत्पादन में कौन सबसे पहले स्थान पे है? चीन। और केंद्रीय चावल अनुसंधान जो भारत में है वो है कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। आइए देखते हैं गेहूँ। विश्व में गेहूँ के उत्पादन में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और भारत पूरे विश्व का लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। और भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब सबसे आगे है। और पूरे विश्व में बात की जाए तो चाइना गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख फसलों को। उत्तर प्रदेश में जो इस समय सबसे पहला स्थान हासिल किए हुए है वो है गेहूँ, गन्ना, आलू और मसूर। ये 4 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश इस समय पहले स्थान पर चल रहा है और राजस्थान बाजरा और सरसों में सबसे आगे चल रहा है। बात की जाए रबड़ की तो रबड़ में विश्व लेवल में थाईलैंड नंबर 1 पे है और भारत में केरल। गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा और भारत में उत्तर प्रदेश। चाय में सबसे आगे है चीन और भारत में देखा जाए तो असम। सोयाबीन में है अमेरिका और भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश। कॉफ़ी में ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक। और दालों में भारत भारत के राज्यों में बात की जाए तो मध्य प्रदेश। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन भारत को अपने दालों की पूर्ति करने के लिए विदेशों से भी दाल को क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। सोच लीजिए कि मतलब दाल को कितने ज़्यादा बड़े लेवल पे हम लोगों के यहाँ यूज किया जाता है। ऐसा कोई परिवार शायद ही होगा जिसके घर में रोज़ डेली दाल ना बनता हो। मतलब दाल का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? अभी बताया गया था पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। अभी हमने बताया था आप लोगों को। चावल अनुसंधान के केंद्र कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? गेहूँ चावल के उत्पादन में। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? नॉर्मन डी बोरलॉग। अगर बस ऐसे ही हरित क्रांति पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, अगर बस ऐसे ही पूछे हरित क्रांति का जनक तो कौन है? नॉर्मन डी बोरलॉग। भारत में एक श्वेत क्रांति का जनक, अभी हमने बताया था श्वेत क्रांति मतलब दूध से संबंधित है और इसका संबंध ऑपरेशन फ्लड से है और इसके जो जनक हैं वर्गीज कुरियन जी हैं। आगे देखते हैं हम लोग। झूम खेती क्या है? मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे खेती करना, फसलों को काट करके कृषि का एक क्या है? तरीका है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। खरीफ की फसल हमने आपको बताया था, खरीफ की फसल से संबंधित कौन सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं चावल है, गन्ना है, कपास है, लेकिन गेहूं जो है रबी की फसल है। भारत प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन
किस राज्य में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो सही उत्तर है इसका केरल। दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराया। वैसे मैंने शॉर्टकट लेवल में पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसे आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। वैसे मैं पीडीएफ को ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस इसको लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक की हमको उम्मीद रहेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।